निशान है समझ में? नीचे किसी को क्या है बुलाइए। हाँ या उसे कहीं कॉपी करवा रहा है नहीं, ये दे दे उसे के ऊपर आके काउंट कर ले कितने बच्चे हैं, सिर्फ एक वाला पेज। क्या नाम है उसका लड़के का? मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा। वो क्या है वो आपका जो नहीं तो जो मेरा ख्याल हेड बना हुआ शायद फाहद। हाँ फाहद को क्या हेड बनना ही होता है। यही असल बहस रह जाती है सर। हेड इंसान बन जाता है, दुनिया समझती हमने बनाया है, वो अचानक बन जाता है, भूल जाता है। मेरी बातें समझ आना मुश्किल काम है, ये आसान है। पेज नंबर 16-17 पढ़ था ये, पहले वहीं से बता दें कोई मसला अगर है तो आगे चलता। मेरे ख्याल रिपीट हो रही है मैक्सिमम चीजें। पेज नंबर 216 एंड 217 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये जरा काउंट कर लीजिएगा कितने, और फिर इसका व्हाट्सएप बनाना जरा कर दीजिएगा। ये पेज नंबर 216 और 217 आपने घर से पढ़ा तो है इशू? मेरे ख्याल होगी बातें सारी। किस जगह पर? नहीं पेज नंबर पहले बताइए। 216 निकाले नहीं, गुड्स के साथ सर्विसेज भी होती है ना। ये जो बिजली वाले हैं जिससे हमने उसने एग्जांपल की थी, वो एग्जांपल ढूंढेगी जिसमें वो एक्सपेंसेस पेएबल भी आगे थे, वो उधर आगे जाके 2 महीने 1 महीना। देखिए सप्लायर एक तो वही है यकीनन, मेन तो हम यही कहते हैं सप्लायर से चीजें हमने खरीदी, लेकिन अब ये जो वापडा वाले हैं ये भी तो हमारे बिजली के सप्लायर हैं। किसी से हम सर्विसेज ले रहे हैं अगर तो वो भी सर्विसेज का सप्लायर है, तो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हो सकते हैं। इसी तरह जो लेबर अब है सॉर्ट ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज ले रहे हैं आप, तो आम हालात में तो गुड्स लेते हैं हम, लेकिन हमने सोचा कभी नहीं है, लेकिन जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो भी सर्विसेज के सप्लायर है, तो पैसे उनको भी देने हैं। वो देख लें जो एग्जांपल मेरे ज़हन में भी आई है, अपने रजिस्टर में देखें उसका एक आंसर बनाया था जिसमें क्रेडिटर्स भी थे, पेएबल्स भी थे, ठीक है। एम कंपनी के नाम से पेज नंबर बताइए। आप लोग आधी पढ़े वैसे 200 की पढ़नी, चल मैं बताता हूँ। ये भी 385 की है आप तक नहीं सर बात करता। अगर 3 दिन उसने लगाने तो अगले ने कितने दिन लगाने? नहीं 3 दिन तो इसने लगाने नहीं सिर्फ इसके कौन से तो उतने वो बस मैं करूँगी बाकी नहीं वो तो भी कॉपी होंगे पे चल जी ठीक है जी। पेज नंबर 216 पेज नंबर 217 है, रखना समझ आना चाहिए, कुछ नया नहीं रह गया। अवॉइडिंग टू लो वर्किंग कैपिटल, अवॉइडिंग एक्सेसिव, ये बात होगी थी कल शायद। ऊपर हेडिंग पढ़े जरा पेज नंबर 217 के स्टार्ट में, व्हाई अवॉइड एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। नहीं वाई 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 प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, वर्किंग प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी? पैसे नहीं अपने मतलब इन्वेस्ट करेंगे, और नीचे अवॉइडिंग टू लो वर्किंग कैपिटल से क्या होगा?
देख लिया मेरे ख्याल ठीक है। किसका किसका जी कैश थे। अगर कंपनी के पास ही पैसे हैं चाहे वो नहीं, इट इज अज्यूम्ड कि आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पैसे रख के फिर क्या करना है। इट इज अज्यूम्ड कि जो आपके पास पैसे हैं फिर आपने इसलिए रखे हुए ताकि आप इन्वेस्ट करें, और अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तभी वर्किंग कैपिटल होगा ना, और अगर रख लेंगे फिर तो वो एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। अगर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है और फिर अगर आपने एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है तो उसका फिर यही मतलब होगा कि आप रख के आप इन्वेस्ट करेंगे, वेले नहीं आपने बैठना। अगर हमने रखे हुए पैसे तो उन्हें इन्वेस्ट करेंगे, और अगर नहीं रखे हुए तो फिर खतरा इधर हो जाए, इधर से आ जाएगा, रखें ना रखें। अगर आप नहीं रख रहे, अगर आप वर्किंग कैपिटल कम रख रहे हैं तो जरूरत के वक्त पैसे शायद ना हो, और अगर ज्यादा रख लेंगे तो फिर आप प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज कर रहे हो। नहीं, वो लिखा हुआ है सो दैट अवॉइड करें एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। ये सही ट्रांसलेशन करें, क्यों अवॉइड करें उसकी रीजन लिखी हुई है। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, अवॉइड करें टू लो वर्किंग कैपिटल ताकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना आए, इंसॉल्वेंसी अवॉइड हो जाए। ये मेरे ख्याल उलट आप समझ रहे हैं इसे। दोबारा दोबारा दोबारा, अवॉइडिंग एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल क्या मतलब हुआ? नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा ना रखें मतलब इन्वेस्ट करें ना, इन्वेस्ट करें, ज्यादा ना रखें ताकि प्रॉफिट बढ़ाएं। ज्यादा ना रखें, इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नीचे बहुत कम भी ना रखें वरना लिक्विडिटी इफेक्ट हो जाए। थोड़ा ज्यादा रखें मतलब इसका यह है कि थोड़ा ज्यादा रखें, मुनासिब रखें, लेकिन मुनासिब भी तो सब गेम है। नहीं मतलब असल में वो एक्सट्रीम दिखा रहा है आपको, और शायद वो कोई बैलेंसिंग एक्ट आपसे चाहता है, आपको उसके और उसके एक्सट्रीम दिखा रहा है। फैसला फाइनली वो फिर कल जिस तरह डिसाइड हो रहा था कि मैनेजर्स के अपने एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क पे होगा फैसला करते हुए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्टैंडर्ड नहीं बन गया कि इतनी ही रेशो रखें। ये फिर अब डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन के वो बिजनेस टू बिजनेस के वो रिस्क लेने वाला है या नहीं लेने वाला है। रिस्क लेंगे हायर रिटर्न भी हो सकता है, और नहीं लेंगे तो फिर लो सा रिटर्न होगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप हायर रिटर्न्स की तरफ जाना चाहते हैं या यहीं पे कहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहते हैं, वहां जाके अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहते हैं यहाँ। ये आपका अपना फैसला है, कहना तो पड़ना। ये ठीक है सर। बाकी नीचे लिखे हुए थे बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन, अब ये सही है वर्ड्स। अब नीचे इसकी ट्रांसलेशन करें जरा, पेज नंबर 217 के अंदर क्या मीनिंग है इसका, इन्वेस्टिंग बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन। बाद में नीचे लाइंस लिखी हुई मतलब इस हेडिंग का मीनिंग है ये वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने के फवायद, और ऑपोजिट साइड पे मतलब वो उसी की शायद बात, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा एक्सेसिव हो जाएगा, उसके फिर डिसएडवांटेजेस। तो पढ़ लिए एक दफा मेरे से पढ़े जरा, पेन हाथ में किधर पढ़े। सारी जो इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट इनकी ज्यादा बनाना। जी जी, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट का मतलब ज्यादा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ज्यादा होने का मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा। पढ़िएगा जरा लास्ट पॉइंट्स। देयर आर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल। क्या जी नंबर 1, होल्डिंग इन्वेंट्री। ये क्लियर है, होल्डिंग इन्वेंट्री, वर्किंग इन्वेंट्री ज्यादा रखी हुई है उसका क्या फायदा होगा? कोई भी कस्टमर आएगा उसकी डिमांड में आप दे देंगे, उसे वापस भेजने का खतरा नहीं है। एंटिटीज आर एक्सपेक्टेड बाय मेनी कस्टमर टू सेल देम ऑन क्रेडिट। अब ये भी डेटर ज्यादा है, नहीं कस्टमर को क्रेडिट देने से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सेल हो जाएगा। वो लोग जो लेट पैसे देने में भी तैयार है, हमें मसला नहीं है, तो हम उनको भी भेज देंगे जिन्हें पैसे लेट देने, लेकिन उस केस में फिर डेटर्स बढ़ जाएंगे। ये भी फायदा है कि हमारी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर अदरवाइज सोचें तो अदरवाइज फिर वो चला जाएगा। आप डेटर्स तो नहीं बढ़ा रहे लेकिन फिर सेल कम हो जाएगी उधर से, ठीक है। लास्ट वन, इट इज आल्सो यूजफुल फॉर एन एंटिटी टू हैव सम कैश इन बैंक टू मीट डिमांड फॉर इमीडिएट पेमेंट। अचानक खर्चे भी तो करने पड़ सकते हैं कभी। अब ये कैश इन बैंक जो है ना, ये असल में करंट अकाउंट है। एक होता है करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में भी वैसे जो आम लोगों ने पैसे रखे होते हैं वो तो जब चाहे निकलवा लें, लेकिन यहाँ करंट अकाउंट के एंगल से कि करंट अकाउंट में अब इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो कहता है कुछ पैसे उसमें भी होनी चाहिए
ताकि जब दिल करे निकलवा लें। ये ना फिक्स डिपॉजिट हो, वो फिर बैंक को कुछ ना कुछ इन्फॉर्म ही करना पड़ता है कि हमारा जो फिक्स डिपॉजिट था वो हम निकलवाने लगे हैं, तो उसके लिए शायद कुछ टाइम पीरियड चाहिए होता है, बैंक को पहले इन्फॉर्म करवाएंगे। जी जी, वो तो अब डिसएडवांटेज में रहेगा ना, अब ये तो एडवांटेज हो गया ना। किसमें? नहीं, अगर आपकी इन्वेंट्री कम है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। नहीं, इन्वेस्ट असल में ये अज्यूम्ड है कि इन्वेस्ट आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे उसमें रिटर्न कम होता है, तो वो तो फिर शायद एंट्री हो जाएगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, वो तो उधर ही रहेगा, वो तो उधर ही रहेगा। लेकिन इट इज अज्यूम्ड कि आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मशीनरी लेना चाहते हैं, या फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म साल के लिए 2 साल के लिए, ताकि वो फिर उस पर रिटर्न जनरेट ज़्यादा हो सके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट रेशो कम होती है, इंटरेस्ट परसेंटेज। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें फिर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। तो अगर उधर पैसे ब्लॉक कर लेंगे आप तो प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन अब उसको दोबारा कैश में कन्वर्ट करवाने में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो अब कहीं इतना टाइम ना लग जाए कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपसे नाराज होके लिक्विडेशन की तरफ ही ना आपको ले जाए, वो कोड ही ना पहुंच जाए। तो ये असल में इस तरह से ये एक डिसएडवांटेज पढ़ लें जरा मैं सर। जी जी, नहीं लिक्विडिटी पोजीशन तो स्ट्रॉन्ग चले हो जाएगी, लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, चलें ये बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करें तो इसका मीनिंग वैसे क्या है? नहीं, इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी, ये तो ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अज्यूमिंग एज इफ कि ये इन्वेंट्री आपकी टाइम पे बिक भी जाएगी। लेकिन अगर ये इस तरह हो गई है कि बनाई जा रहे हैं, बिक नहीं रही, या बनाई हुई पड़ी है और ऑब्सोलीट हुई भी है, तो वो फिर उसके दूसरे मसाइल हैं। लेकिन अब ये दूसरा मेरे ख्याल आ रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव, पढ़े जरा। हाउएवर अब एक्सेसिव के डिसएडवांटेज हैं, मेरे ख्याल ये भी हेडिंग भी जरा सही समझ आ जानी जी बिफोर कि आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें। अब मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? नहीं, मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा के डिसएडवांटेजेस बता रहा है। इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, डेटर्स ज्यादा होंगे, करंट बैंक अकाउंट अर्न्स नथिंग। अभी बात हुई कि बैंक अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए, और अगर है तो अगर वो बैंक अकाउंट में पड़े हैं, मतलब इन्वेंट्रीज ने पड़े पड़े कुछ कमाना है, डेटर्स ने भी पड़े पड़े कुछ नहीं कमाना, और जो करंट अकाउंट में पैसे हैं वो भी एज इट इज पड़े, वो फारग पड़े बेचारे। तो इन्वेस्टमेंट तो हो गई है, इनसे पैसे जब तक पैसे नहीं निकलेंगे इधर कहीं और नहीं लगेंगे तब तक इससे फायदा कोई नहीं है। इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल देयरफॉर इन्वॉल्व अ कॉस्ट। अब उसी की तो शायद नीचे बात हुई थी, ये जो हम नीचे परसेंटेज से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये किसको कर रहे थे फिर हम? वो जो नेट रह गया था उसी को तो फिर देख रहे थे ना, किसको फाइनेंस करना पड़ना है। The cost of investing in working capital is the reduction on profit that results from money being invested in inventories receivable or cash in bank rather than being invested in wealth producing assets and long term projects। असूलन क्या होना चाहिए? वो पैसे जो इन्वेंट्री में ब्लॉक हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं, 50 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है, बेहतर क्या है इन्वेंट्री जीरो, 50 लाख कहीं मशीन लें, नया बिजनेस बनाए, मतलब आइडियल, और बिजनेस एक्सपेंड करें, कहीं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें, रिसीवेबल्स की बजाय कैश पे सेल करें। नहीं मतलब आप वही ना, वंस अगेन वो टिल्ट हो जाए उधर उधर, इधर इधर करेंगे तो उधर का खतरा बढ़ जाएगा। तो बस अब यही है, कुछ रख भी लें, कुछ लगा भी लें, ठीक है। चलो पेज नंबर 220 पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, और शायद पैसे लेके अगर कैश लेके उधार किसी से और इन्वेंट्री बना रहे हैं तो या तो अपने पैसों पे इन्वेस्टमेंट कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस हुई हुई है, या फिर लोन लेने की वजह से उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर हो रही है। तो ये दोनों हो सकता है, अपने लगाए नहीं, या फॉर एग्जांपल किसी से लेके लगाए, अपने इन्वेस्ट नहीं कर सके या किसी से लोन लेना पड़ा। अपने इन्वेस्ट नहीं कर सके तो क्या होगा? नहीं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम अपने लगाने की बजाय इन्वेंट्री में लगा देंगे, इन्वेस्ट करने की बजाय इन्वेंट्री में लगा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। तो वो दोनों तरह से है, दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। अब ये जो बात अभी हो रही है शायद यही अब फाइनल होनी है जी। एक छोटा सा पेज रहता है, पेज नंबर 220, फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल से।
मिल गया नहीं, यहीं तक पहुंचा था ना कलम। रिस्क सीकिंग वाली तो ऊपर बात होगी थी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी साहब? बस व्हाट्सएप मेरा बनवा दो, इधर रखना भी, जब जरूरत पड़ेगी मैं देता हूँ। फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल में बी परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग। पहले जरा ये वाले जो वर्ड्स आप आ गए हैं इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, बाकी बात इंशाल्लाह वो सिंपल ही है। हेडिंग अगर आपके पास है वर्किंग कैपिटल में भी क्या और क्या, मतलब इसका क्या है जी? परमानेंट का मतलब पढ़ेंगे, परमानेंट वर्किंग कैपिटल ना वर्किंग कैपिटल के अंदर ही है। वर्किंग कैपिटल परमानेंट का मतलब रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल which is required all of the time. It includes minimum level of inventories, trade receivables, trade payables और obviously cash भी, और कैश इन हैंड भी। नहीं, अब हम परमानेंट का मतलब ये है, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि इन्वेंट्री जीरो कर दें, डेटा जीरो कर दें, कैश इन हैंड जीरो कर दें, इस तरफ तो शायद कोई भी ना जाए, खतरात बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो कुछ मिनिमम आप लेवल सेट कर लेंगे कि मेरी इन्वेंट्री इससे नीचे नहीं जाए, जिसमें एक री ऑर्डर लेवल शायद होता था। डेटर्स बस इससे ऊपर ना है, मतलब 50 लाख तक इन्वेंट्री ठीक है, 30 लाख से तक रिसीवर ठीक है, 5 लाख बैंक में पैसे ठीक है। ये जो आप कह रहे हैं बस इतने तो हर वक्त ठीक है, ये है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक मिनिमम लिमिट जिससे नीचे हम जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिसे हमने कम से कम बरकरार रखना है। जिस लेवल पे डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री रहनी ही रहनी है, रखनी ही रखनी है हमने, वो परमानेंट है। अब ये भी हो सकता है आप जीरो पे चले जाए तो फिर वो जीरो परमानेंट होगा, लेकिन वेरी वेरी अनलाइकली कि आपके नहीं मैंने कुछ भी नहीं रखना, जब कोई कस्टमर आएगा देखी जाएगी, मैं उसे बैठा लूंगा, चाय पिलाऊंगा और उस वक्त मंगवा लूंगा, उस वक्त बनाना शुरू कर दूंगा, अनलेस आप ये कहें। वरना नॉर्मल सिचुएशन है कुछ ना कुछ लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल आप हर वक्त बरकरार रखना चाहेंगे। तो वो जो हर वक्त बरकरार रखना चाहेंगे वो क्या है? वो परमानेंट है। अब फ्लक्चुएटिंग फिर क्या होगा? मतलब 50 लाख की इन्वेंट्री रखनी है, हाँ वक्ती तौर पे अगर ये 60 लाख पे चली भी गई तो इसको वापस 50 पे लाएंगे। तो जिस लेवल से ऊपर कभी कभी जा सकती है लेकिन फिर वापस आएंगे, तो जो ऊपर उसके है किसके ऊपर? परमानेंट से ऊपर, वो फ्लक्चुएटिंग। अगर इन्वेंट्री बढ़ भी गई है तो फौरन कोशिश करेंगे आप इसको बेच के फिर वापस आए, डेटर्स बढ़ भी गए हैं तो जल्दी से पैसे लें और फिर वापस आए। कैश इन हैंड सपोज 5 लाख से 8 लाख हो गए तो फौरन 3 लाख उठा के इन्वेस्ट करें। तो कौन सी अमाउंट फ्लक्चुएट होगी? परमानेंट से ऊपर वाली, ऊपर चली भी गई फिर वापस आए। किसने एज इट इज रहना है, किसने फ्लक्चुएट होना? और उससे ऊपर अगर कभी चले जाएंगे तो वो फिर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, जिसने फिर दोबारा कहां तक आना? परमानेंट तक वापस आना चाहिए। हमारी कोशिश होगी परमानेंट पे वापस आ रहे, फिर जाए लेकिन वापस आ रहे, वापस जाए, आया है कहाँ, क्या एज इट इज रहे। पढ़ लें आप जरा फ्लक्चुएटिंग के। रेफर्स टू वर्किंग कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ट्रेड साइकिल। कभी कभार, मसलन फॉर एग्जांपल, it may be economic for the companies to purchase raw material in bulk. The finance required to fund the purchase of order will be temporarily required because eventually the raw material will be used in the product and sold to the customer. अब इकट्ठा मंगवा तो हम लेंगे लेकिन फिर फौरन कोशिश क्या होगी, जितना परमानेंट रॉ मटेरियल से ज्यादा आ गया है वो जल्दी जल्दी इस्तेमाल होके फिनिश गुड्स में जाए, और फिनिश गुड्स भी अगर ज्यादा बन गई हैं तो जितनी ज्यादा बन गई है वो फटाफट बिके, और अगर वो क्रेडिट में बिक गई हैं तो जितने ज्यादा डेटर हो गए वो भी फटाफट। तो ठीक है, बल्क पे खरीदने से हमें डिस्काउंट मिल जाएगी, खरीद लेना चाहिए, लेकिन बस वो फिर जल्दी से जल्दी कोशिश होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो, फिनिश गुड्स सेल में कन्वर्ट हो, और सेल रिसीट में कन्वर्ट हो। ठीक है, ये ना हो कि उस फायदे को हासिल करते करते इधर का अल्टीमेट नुकसान बढ़ जाए। सही। एक और पढ़े, द लेवल्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल may be higher if the companies have seasonal demand. For example, manufacturers of skiing equipment, हमारे यहाँ तो खैर नहीं वैसे, लेकिन अगर बर्फानी इलाके हैं कोई ऐसे ममालिक है जहाँ बर्फबारी काफी ज्यादा है, स्कीइंग इक्विपमेंट, आपको कंपनी के स्कीइंग इक्विपमेंट बना, स्कीइंग वही है
नहीं थोड़ा विजुलाइज तो कर। तो कंपनी अगर स्कीइंग इक्विपमेंट बना के बेच रही है तो ये कंपनी क्या कर रही होगी, माइट बिल्ड अप इन्वेंटरीज ऑफ प्रोडक्ट बिफोर द विंटर सीजन। तो विंटर सीजन से पहले वक्ती तौर पे इनका स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया होगा, लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या होगी कि स्टॉक वो विंटर सीजन में खत्म हो जाए और बाद में हम दोबारा वहीं आ जाए। इसी तरह आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स अगर हो, वो गर्मियों से पहले अपना स्टॉक बिल्डअप कर रहे होंगे, ऐसे ही है सर, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर बिल्डअप कर रहे होंगे, जो गर्मियों के सीजन में फिर फ्लैट आउट हो जाना चाहिए, दोबारा परमानेंट तक वापस आ जाना चाहिए। बहुत से ऐसे नौजवान भी हैं जो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन वो परमानेंट किस्म के डैश है, नहीं मतलब शौकीन है, परमानेंट शौकीन क्या होगा, कुछ टेम्परेरी शौकीन बनता है ना गर्मियों में, तो उनके लिए जरा ज्यादा बना के रख लेंगे गर्मियों में या गर्मियों से पहले, और गर्मी में निकाल देंगे, और जो गर्मियों से पहले बनाया होगा वो सर्दियों में आराम सुकून से उन लोगों को बेचेंगे जो आइसक्रीम से ज्यादा अच्छा लगती है। नहीं ना, फ्रेश देंगे ना, फ्रेश ऊपर लिख देंगे ना फ्रेश है, तो अगर किसी चीज के ऊपर इंग्लिश में फ्रेश लिख दिया जाए ना तो फ्रेश हो जाती है। एक और भी तरीका होता है ना, उसके ऊपर डेट रिवाइज कर देंगे ना, तो नई डेट आने से चीजें सही हो जाती हैं। नहीं मतलब सही हो जाता है, सही हो जाती है सर, क्या हो गया, इसीलिए तो दिन मान जाता है, हम अक्लमंद लोग हैं। ठीक है जी, फ्लक्चुएटिंग अब समझ आ गया, फ्लक्चुएटिंग क्या है, इंग्लिश में क्या है, जर्नलिस्ट प्लीज अब है साहब। नहीं ठीक है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपकी कोशिश ये होगी कि शायद नीचे भी ना जाए। आपने परमानेंट रखा क्यों हुआ है, आपको खतरा है कि इसे नीचे रखना, इसे नीचे जाना नुकसानदेह है। बल्कि अगर मैं ये कहूँगा परमानेंट से ऊपर जाना भी और परमानेंट से नीचे जाना भी अपना अपने रिस्क रखता है, तो शायद ये बात है। कुछ तो परमानेंट मेरा ख्याल है ये है कि फाइनली हमने अपने जहन में एक लेवल सेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द रिस्क परसेप्शन, कि मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। हो सकता है दूसरा के नहीं, इससे ज्यादा रिस्क लिया जा सकता है, वो और कम रख ले, तो थोड़ा सा और, ये जो भी है, कोई पर्सन अपने रिस्क के एंगल से, अपने रिस्क अवर्स होने के या रिस्क सीकर के ऊपर वर्ड आया था। रिस्क सीकर कौन होता है, जो रिस्क लेने वाला होता है, अवर्स वाला जो नहीं लेना चाहता। तो ये वो खुद पर्सन टू पर्सन डिसाइड होगा कि हम कितना परमानेंट रखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ना ही अंडी ऊपर जाना हमारी ख्वाहिश है और ना ही अंडी नीचे जाना भी उससे हमारी ख्वाहिश होगी, क्योंकि ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो उसके अपने अपने रिस्क है। परमानेंट से नीचे जाएंगे तो किस चीज का रिस्क हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी का भी, अगर पैसे नहीं दे सकते, या स्टॉक आउट भी है, एक कस्टमर भागने का भी है, वो भी है। ऊपर भी जाएंगे तो एक हद से ज्यादा ना जाए तो फिर वो हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट सर जी, आगे पढ़ने से पहले एक छोटा सा बीच में पैराग्राफ आ रहा, लिखा हुआ लॉन्ग टर्म फाइनेंस सच एज इक्विटी एंड डेट। इक्विटी जेन में लानी शेयर कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म पैसे, ये सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म है। ये कब तक हमारे पास है, जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए या एक रीपरचेज, वो भी लेकिन हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन पे, मतलब इसमें वापस करने वाले खदशात वाली बात नहीं है। अगर होंगे भी तो हमारी मर्जी से होंगे, अनलेस कंपनी वाइंड अप हो जाए। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस सच एज इक्विटी एंड डेट भी यहाँ लॉन्ग टर्म इज एक्सपेंसिव बट लो रिस्क। पहले आप ये वर्ड्स हजम करने जरा, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म रीपेमेंट्स। जी आप यहीं रहेंगे, अभी कंपनी के अपने एंगल से है। लो रिस्क पहले बताएं वजह, मतलब हमें अब ऐसा चाहिए नहीं, मतलब हमारे जहन में हर वक्त ये टेंशन नहीं है कि वापस करने उसकी लॉन्ग, अगर लोन भी इवन है तो मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं, हम इंशाल्लाह करते रहेंगे, इंटरेस्ट साथ तो है ही है। शॉर्ट टर्म लोन असल में अभी आगे बढ़ेंगे, वो रीपेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स देना भी होता है। तो अभी अब ये कंपैरिजन उससे असल में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को आपस में कंपेयर किया जाएगा। लो रिस्क का मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ लॉन्ग टर्म रीपेमेंट्स होने की वजह से, और अगर शेयर कैपिटल है तो कंपनी के एंगल से शायद बहुत ही कंपैरेटिवली लो रिस्क है, बल्कि शायद मिनिमम जीरो रिस्क है, वापस करने का खदशा ही नहीं है। लेकिन एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, कॉस्ट महंगा का मतलब क्या है, अब जो दे रहा होगा जरा उसके एंगल से सोचें जरा, वो भी तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं उस पर फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है,
उस पर इंटरेस्ट रेट क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, हमारा रिस्क तो कम है। समझ आ रही? हमारा रिस्क कम है, हम ज्यादा इंटरेस्ट फिर देंगे, इंटरेस्ट ज्यादा रेट होगा। और अगर शेयर होल्डर हो, वो तो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है, उसकी फिर एक्सपेक्टेशन हो अगर कभी डिविडेंड होगा तो फिर मुझे ये ना कहा 5% मिलेगा, 7% मिलेगा, फिर वो 50, 60, 100% भी होना चाहिए। ऐसे ही है। अगर प्रॉफिट आ ही गया गरीब का, आना कब है? सबको देने के बाद आना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वगैरह भी होंगे। अगर एंड में आप कुछ बच भी गया है, उसके बाद फिर कहा जाए नहीं 5% मिल रहा है, तो उसका तो कोई इंसेंटिव नहीं है, वो इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है। अच्छा, वो ज्यादा ले रहा है, हम तो कम ले रहे हैं, तो फिर हम एक्सपेंसिव क्यों है? डिविडेंड रेट और इंटरेस्ट रेट ऑन शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन फिर ज्यादा होंगे। हमारे एंगल से ये एक्सपेंसिव होगा, हाँ लो रिस्क होगा। ऑपोजिट साइड पे देखें, उनका हाई रिस्क होगा, देयरफॉर उनका रिवॉर्ड भी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस एंगल से एक्सपेंसिव लिखा हुआ? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रेट्स कंपनी के एंगल से हमें ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा डिविडेंड कंपैरेटिवली देना पड़ेगा एज कंपेयर्ड टू वंस अगेन शॉर्ट टर्म लोन, उनका इंटरेस्ट रेट फिर कंपैरेटिवली कम हो। चलो आगे, बल्कि बात होगी, पढ़े जरा दूसरा सेंटेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज लेस एक्सपेंसिव किस एंगल से? लो इंटरेस्ट रेट, बट देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ बीइंग विथड्रॉन। ये जो बैंक ओवर ड्राफ्ट वगैरह वर्ड सुनते रहते हैं ना आप, या शॉर्ट टर्म लोन, ये हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? करंट लायबिलिटीज में। इन्होंने साथ साथ वैसे तो पे होना होता है, लेकिन बैंक ये रीपेमेंट ऑन डिमांड भी एग्रीमेंट में लिखवा लेता है कि जिस दिन हम मांगेंगे उस दिन वापस भी करना पड़ना है, इसलिए हमेशा ये करंट लायबिलिटी। मैक्सिमम शायद 12 मंथ्स है, लेकिन ये रीपेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है। क्या मतलब? बैंक फोन करके कैसे तो भाई ना वापस कर। अब इसमें हमारा रिस्क ज्यादा है, हमारा रिस्क ज्यादा है, देयरफॉर इंटरेस्ट रेट भी हम कम एक्सेप्ट करेंगे। अगर रिस्क हम ज्यादा ले रहे हैं तो कम से कम कहीं तो फायदा मिला। इसमें वो रिस्क कम ले रहा है, इसलिए अकॉर्डिंगली इसका रिटर्न भी कम होगा। क्या कम? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आप भी एक रिस्क ले रहे हैं सीए करके, सीए शुरू करके। एक बच्चे ने डॉक्टर मेडिकल शुरू किया, एक ने सीए शुरू कर ली, कौन ज्यादा रिस्क ले रहा है? नहीं, दोनों नहीं, उसने डिग्री कम से कम मिल जानी है, मेरा ख्याल मिल जाती है। अभी आपने सुना है कुछ किसी ने एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और डिग्री के बगैर बाहर निकला था मेरा ख्याल फिर, अनलेस वैसे ही निकला है। लेकिन मेरा ख्याल ये वाली बात कि सीए होना एक और इशू है, एडमिशन लेना और इशू है, कंपैरेटिवली लो रिस्क है आपका। नहीं, आप लोगों को तो चैलेंजेस पसंद है, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को चैलेंजेस पसंद है भाईजान, आपको चैलेंजेस हर वक्त नया चैलेंज चाहिए। अगर फर्ज करें मैं कल वाला सवाल आपके सामने रख दूं, आपने करना ही नहीं है, हालांकि कल भी नहीं किया था। नहीं, आपको नया सवाल चाहिए, इसलिए मुझे कॉपी करवानी पड़ेगी। आपको अच्छा लगा एक पेज आया, आपने नहीं वहां से देखा, आपने यहाँ तक आता है। वही गलत था इशू के, आपने खौफ से देखा, ये फिर आ गया। जी सर, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग यूज्ड within the business may depend on the management attitude of to the risk। अब ये क्या बात होगी जी? अब अगर हम ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं तो कौन सा फाइनेंस लेंगे? शॉर्ट टर्म। उसमें फायदा क्या है? इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन अगर हम कम रिस्क लेना चाहते हैं फिर हमें उधर भी देना पड़ेगा। अब ये वंस अगेन शॉर्ट टर्म लोन लेने या लॉन्ग टर्म, ये वंस अगेन एटीट्यूड टू रिस्क भी है, और डेफिनेटली लोग भी हमें कौन सा देना चाहते हैं इस पे भी डिपेंड नहीं, इस पे भी डिपेंड है। तो हो सकता है लेने नहीं चाहते हो, हमारे पहले ही लोन इतने ज्यादा है, तो ये भी तो मसला है। अब ये दोनों बातें इकट्ठी जहन में रख के, फ्लक्चुएटिंग एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल विद दीज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, अब ये दोनों चीजें जहन में रख के कौन कौन सी बता दें आप जरा। नहीं, दो चीजें, एक तो परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, और दूसरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये इकट्ठा हो क्या बांधना। अब असल में क्या परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी रखना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी वक्ती तौर पर रखना। तो अब यहाँ ये डिसाइड होना है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को रखने के लिए कौन सा फाइनेंस यूज करें, आप बताएं। परमानेंट के लिए कौन सा, फ्लक्चुएटिंग के लिए कौन सा, इस तरह की बात होनी। शायद आप सही कह रहे हैं,
तो फाइनली एक हेडिंग अब आ गई वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, इसमें अब डेफिनेटली पढ़ के ऐसे महसूस होता है एक ही चीज है, मतलब पढ़ेंगे ना तो उसी तरह की निकल आती है, फिर बात उसी तरह की निकल आती है, लेकिन हर एक की हेडिंग अपनी अपनी है। अब यहाँ क्या डिसाइड होना है, पहले हेडिंग की ट्रांसलेशन करके ना, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज, वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना पड़ता है। क्या मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना पड़ता है? वर्किंग कैपिटल के पैसे चाहिए होते हैं, वर्किंग कैपिटल रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो उसको कैसे फाइनेंस करें, कहाँ से वो पैसे लें, नहीं अब वो डिसाइड करते हैं। लेकिन नीचे तीन अब चीजें आ रहेंगी, एक कंजर्वेटिव पॉलिसी है, एक एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी है, और एक मॉडरेट फंडिंग पॉलिसी हो जाएगी। कुछ आप जैसे एग्रेसिव लोग हैं, कुछ उन जैसे कंजर्वेटिव हैं, और कुछ उन और आप जैसे मिला के ऑन एवरेज मॉडरेट लोग हैं। मेरी बात बीच में रहनी, ये कंजर्वेटिव जो लोग होंगे वो क्या चाहेंगे, अपने ज़हन में को बनाए, वैसे अपना आपको जवाब बनाए, मुझे ना बताएं। आगे पढ़ के देखते हैं कि आपने सही सोचा ही नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं। दिस इज वेयर ऑल ऑफ द परमानेंट एसेट, और ब्रैकेट में नॉन करंट एसेट्स और परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स दोनों को इकट्ठा कर रहा है। देखिए जो लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स ना, मशीनें, लैंड, बिल्डिंग, इनके लिए तो हमेशा लॉन्ग टर्म लोन ही होने चाहिए। उसकी क्या वजह है? देखिए लॉन्ग टर्म लोन फॉर एग्जांपल 10 साल का अगर है, आइडियल सिचुएशन ये होती है कि अगर एसेट की लाइफ 10 साल है तो उस एसेट को उस लोन से लिया जाए जो 10 साल का हो। वजह, आप जब एसेट लेंगे, नहीं जब एसेट लेंगे उसे यूज करके बेनिफिट्स आने हैं, तो अगर 10 साल उससे बेनिफिट्स आने हैं तो जैसे जैसे फायदे मिलेंगे साथ साथ उसका इंटरेस्ट और लोन रीपे कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल एसेट के फवायद मिलने आपको 10 साल में, और आप कोई लोन ऐसा ले लें जिसे आपने 1 साल में वापस करना, तो फिर नया लोन लेंगे, क्योंकि उस एसेट ने तो बेचारे ने अभी 1 साल का फायदा आपको देना है। आप 10 सालों के पैसे उस एसेट से इकट्ठे कैसे रीपे कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होने चाहिए असूलन, और शॉर्ट टर्म लोन्स वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए होने चाहिए, असूल ये है। लेकिन अगर ज्यादा ही कंजर्वेटिव है, आप रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे, परमानेंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स तो आ ही रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स तो आ ही रहे हैं, साथ साथ आप जब परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट करंट एसेट्स हैं, वो भी कहां से फाइनेंस करना चाहते होंगे, फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। नीचे बीच में ब्रैकेट पूरी पढ़ लेना, नहीं मतलब वो ब्रैकेट पूरी पढ़, बोथ नॉन करंट एसेट्स एंड परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, इन अदर वर्ड्स कोर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ मिनिमम, शायद कोर परमानेंट कोर इतनी तो करनी है, असूलन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कोर, जिससे नीचे नहीं जाना चाहते। परमानेंट तो याद है ना वर्ड, तो परमानेंट करंट एसेट्स और सारे नॉन करंट एसेट्स आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से एक्वायर कर रहे होंगे अगर आप कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, बल्कि थोड़ी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, एज वेल एज पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग, कुछ हिस्सा फ्लक्चुएटिंग का भी उधर जा रहे हैं, ज्यादा ही कंजर्वेटिव है ना, नहीं सारा नहीं फ्लक्चुएटिंग, थोड़ा सा आगे रह गए। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज ओनली यूज्ड फॉर अ पार्ट ऑफ द फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स। क्या मतलब हुआ, सारे नॉन करंट एसेट्स, परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, और फ्लक्चुएटिंग का भी आधा थोड़ा सा हिस्सा लॉन्ग टर्म से, बाकी जो रह जाएगा थोड़ा सा वो करंट से, वो शॉर्ट टर्म लोन से। किस किस का साथ साथ बस थोड़ा सा, क्या किसका, मतलब नॉन करंट एसेट्स, परमानेंट पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये तो कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में है ही है, फ्लक्चुएटिंग का भी थोड़ा सा हिस्सा। अब यहाँ पार्ट लिखा हुआ है, 50-50 जरूरी नहीं है, वंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ कंजर्वेटिव। अगर टू मच ही कंजर्वेटिव है तो शायद सारा ही 99.99% ऑफ फ्लक्चुएटिंग, और हो सकता है 100%। लेकिन पार्ट ऑफ लिखा हुआ, पार्ट डिपेंड्स अपॉन वंस अगेन कि कितना कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव में भी तो डिपेंड करेगा ना कि कितना को कंजर्वेटिव है, टू मच कंजर्वेटिव, इतना कंजर्वेटिव होना तो अब नहीं है सही है, थोड़ा सा तो ठीक है। अब ये कितना होना चाहिए कितना नहीं, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है ना यार। तो ये तो मतलब किताब में कोई रूल तो नहीं ना बन सकता 70% कंजर्वेटिव ठीक है, 71.21% क्यों नहीं। तो वंस अगेन कितना हिस्सा
लेकिन बहरहाल इसे जरा अगर याद रखने के एंगल से फाइनल करें, क्या क्या के साथ साथ क्या, इतनी मायूसी तो मेरा हल नहीं बनती यार। नॉन करंट परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, उसके साथ साथ पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स आर फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। बोल्ड वर्ड्स हैं एंड में। द कंजर्वेटिव पॉलिसी इज द लीस्ट रिस्की, किस एंगल से? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, आराम आराम से देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट देते रहेंगे, आराम आराम से देते रहेंगे, रिलैक्स सॉर्ट ऑफ महसूस हो रहा है, बट आल्सो रिजल्ट इनटू द लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये क्यों नहीं? ब्रैकेट पढ़े नहीं, फिर वो फाइनेंसिंग की कॉस्ट ज्यादा है, फाइनेंसिंग की कॉस्ट भी तो ज्यादा है, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, किधर से बच जाएंगे किधर आ जाएंगे? रिस्क तो कम होगा लेकिन फिर रिटर्न भी आपके कम होंगे। उसकी क्या वजह? लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, ज्यादा इंटरेस्ट, लेकिन देंगे आराम आराम से। क्लियर? क्लियर है? अब एग्रेसिव क्या होगा? जी जी, बात वही शायद अल्टीमेटली वही निकला नहीं। एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी क्या ख्याल है जी, क्या होनी चाहिए? पढ़ के देखते हैं। Aggressive policy for financing working capital uses short-term finance to fund all the fluctuating current assets as well as some part। अभी उलट जा रहा है, वो उधर से उधर आ रहा है, परमानेंट से नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग। अभी फ्लक्चुएटिंग नहीं, फ्लक्चुएटिंग कितना जी? ऑल फ्लक्चुएटिंग as well as some part of the current assets। अभी भी नॉन करंट एसेट्स अज्यूम्ड है लॉन्ग टर्म लोन से। इतने एग्रेसिव भी ना हो, इतने भी एग्रेशन नहीं, एग्रेशन मरवा देता है। इतना भी एग्रेसिव होना नहीं कि मतलब मशीनें ले रहे हैं और शॉर्ट टर्म लोन ले जा रहे हैं और उसने ऑन डिमांड पैसे वापस मांगनी है और मशीन अभी इंस्टॉल हो रही थी, तो इतनी एग्रेसिव भी होना मुनासिब नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, सॉरी लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन ही है, अंडरस्टूड सी बात है। हाँ शायद नीचे आके करंट एसेट्स कम से कम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से डिसाइड हो रहे हैं। ठीक है, किसकी बात नहीं हुई यहाँ? लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात नहीं हुई, वो कहाँ से ही होने चाहिए। मतलब किताब में आपको रोका भी जा रहा है, इतने भी एग्रेशन मुनासिब नहीं। कितना के एग्रेशन ठीक है बस नहीं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग किससे यूज करें? सारे फ्लक्चुएटिंग ठीक है, लेकिन कुछ परमानेंट का हिस्सा भी अगर हो गया, दिस पॉलिसी से क्या होगा जी? ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ इलिक्विडिटी। ऐसे ही इलिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विडिटी नहीं, उलट है, उलट है, शॉर्टेज ऑफ कैश। बट ग्रेटेस्ट रिटर्न क्यों? अब शॉर्ट टर्म लोन आपने ज्यादा यूज किए हैं जिससे इंटरेस्ट रेट कम होगा। क्लियर है? क्लियर है सर? मॉडरेट क्या होना चाहिए? मॉडरेट और मेच्योरिटी मैचिंग। अब मेच्योरिटी मैचिंग शायद मैंने वर्ड जो वर्ड लिखा ना, इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इसको जरा लिखने के कहीं वर्ड्स। मेच्योरिटी मैचिंग का मतलब ये है लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन। क्या मतलब हुआ इसका? असल में मेच्योरिटी का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? मेच्योरिटी एनालिसिस एक पढ़ते थे, टाइम पीरियड्स। तो असल में टाइम पीरियड के एंगल से रीपेमेंट टाइम पीरियड। जिस तरह से एसेट ने बेनिफिट देने उसी से मैचिंग होना चाहिए आपके लोन का पीरियड। लोन का पीरियड शुड मैच द बेनिफिट्स पीरियड। लोन रीपेमेंट पीरियड शुड मैच द बेनिफिट पीरियड ऑफ एसेट। क्यों? जैसे जैसे एसेट फायदे दे रहा हो अपना भी कमाएं और साथ साथ रिटर्न भी कर दें। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म एसेट की कोई एग्जांपल? हाँ, सबसे अच्छी एग्जांपल इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को खरीदें या बनाएं किन पैसों से? वो क्यों? इन्वेंट्री ने शॉर्ट टर्म में बिक जाना, तो जैसे ही वो बिकना उसने इसका पूरा फायदा दे देना। इन्वेंट्री ने जैसे ही बिकना उससे जितना प्रॉफिट निकलना वो निकल आना एक ही साल में, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर निकल आना। तो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर का ही लोन लें।
तो ये जो लिखा, ये जो हम मैच कर रहे हैं, किसको किससे मैच कर रहे हैं? एसेट्स को लोन के साथ मैच कर रहे हैं। ये है मेच्योरिटी मैचिंग। मेच्योरिटी मैचिंग, लेकिन शायद थोड़ी सी बात और समझ आई मैंने क्या बोली? पीरियड मैचिंग, टाइम पीरियड मैच हो रहा है। कौन सा टाइम पीरियड किससे? एसेट्स का बेनिफिट का टाइम पीरियड लोन की रीपेमेंट के टाइम पीरियड से मैच कर रहे हैं। नहीं वो तो है, मतलब एक परमानेंट ऊपर जो जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे। एग्रेसिव अगर है तो एग्रेसिव पॉलिसी ये है कि जो फ्लक्चुएटिंग है उनको तो शॉर्ट टर्म से मीट कर रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ परमानेंट करंट एसेट्स का भी कुछ हिस्सा आप शॉर्ट टर्म से मैच कर रहे हैं, और जो करंट एसेट्स के परमानेंट हिस्सा, परमानेंट पार्ट का जो रिमेनिंग हिस्सा होगा करंट एसेट्स का, और जो नॉन करंट एसेट है, इनके लिए बस आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉडरेट पड़ेगा फाइनली। A moderate policy matches a short-term finance to fluctuating current assets. अब ठीक है मेरा ख्याल है, मतलब एक बैलेंसिंग एक्ट अब क्या है? परमानेंट एसेट्स के लिए कौन सा फाइनेंस, और परमानेंट में अब नॉन करंट भी है और यहाँ करंट वाला भी, और सिर्फ किस हिस्से के लिए, किस हिस्से के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस? वर्किंग कैपिटल के फ्लक्चुएटिंग हिस्से के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कंसंट्रेट करें, कोशिश करें जरा फाइनली तीनों स्टोरीज अलग-अलग हो जाए। दिस पॉलिसी बरल सेंटेंस कंप्लीट करें, दिस पॉलिसी फॉल्स बिटवीन द टू एक्सचेंज, बस यही तक एवरेज शॉर्ट ऑफ। लेकिन इस एवरेज से मुराद क्या है? अगर आपको लिखना पड़ जाए तो इस एवरेज से मुराद क्या है? मेरा ख्याल है मॉडरेट से एग्रेसिव और एग्रेसिव से कंजर्वेटिव पे चलते हैं। मॉडरेट पहले डिफाइन करना, व्हाट इज द मॉडरेशन अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी? लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परमानेंट करंट एसेट्स and non-current assets, and short-term finance only for fluctuating working capital. Aggressive पे जाए, पढ़ लें, पढ़ के एक दफा, कल जुबानी सुनूंगा, आज पढ़ के, कल हमने आना ही नहीं। ये मेरा ख्याल है अगर जुबानी इंडिविजुअली आराम से खुद सोचेंगे ना तो बात बन जानी है, मतलब रट्टे की जरूरत नहीं है इसमें। अगर तरतीब थोड़ी सी ऑर्डर बना लेंगे ना, परमानेंट है नॉन करंट एसेट है, एक परमानेंट करंट एसेट्स है और एक फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स है। तो मॉडरेशन से शुरू करें, आखिरी दो जो है कौन से दो? परमानेंट करंट एसेट्स और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, ऐसे ही। फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म से हैं, परमानेंट नॉन करंट एसेट्स हो या परमानेंट करंट एसेट्स हो, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वैसे ही सोचे तो बनी, सोचते गलत हो जाए। खैर एग्रेसिव क्या होगी? सिर्फ करंट एसेट्स के लिए, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म हो, और इवन पार्ट ऑफ द परमानेंट करंट एसेट भी शॉर्ट टर्म से हो। पढ़ के देखें, पढ़ के देखें। और लॉन्ग टर्म लोन सिर्फ किस या किसके लिए हो? पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। नॉन करंट एसेट्स के लिए और सम पार्ट ऑफ द परमानेंट, नहीं मतलब परमानेंट है। करें करें, अपनी कोशिश करने की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा सही फाइनल करेंगे मुझे लग रहा है। नहीं मतलब इतना मतलब बात समझ आ गई। चलो मेरा ख्याल है इस तरह फिर जुबानी इस वक्त मुश्किल है आपके लिए। कल सही थोड़ा सा रिवाइज करके ना, कल जुबानी सुनेंगे। लेकिन कल सही का मतलब ये हुआ कि एक रेशो तरह हमारी बीच में रहेगी, पहले 5-10 मिनट वो रेशो पढ़ो। एक रेशो ढूंढे कहीं, पेज नंबर 235। बाकी वो बीच में वही करंट एसेट्स करंट रेशो वाले क्वेश्चन है 2-3, तो वो तो मेरा ख्याल इंडिविजुअली कीजिएगा। नहीं इसमें वो कर लेते हैं, वो तो मेरा ख्याल वो खुद भी पढ़ लेंगे। अब आप बेनिफिट वो तो वही अब आ गया ना, लॉन्ग टर्म लोन के फायदे नुकसान, रेट ज्यादा होगा, जल्दी नहीं देना पड़ेगा, वो तो उसी तरह बात हो जानी। एक फॉर्मूला पहले पढ़ना है, पेज नंबर 230
5 है। सेल्स रेवेन्यू एज अ proportion ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बता। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल होता ही नेट है शायद। एक और अगर वो नेट कर दे तो डेफिनेटली 2 दफा लेस नहीं करना। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की बात हो रही है। दोबारा लाइन पढ़े, मेरा ख्याल आप फार्मूला इंडिविजुअली बना सकते हैं। सेल्स रेवेन्यू एज अ प्रोपोर्शन ऑफ, फार्मूला पढ़े अगली लाइन में, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इससे पता क्या चलेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फार्मूला जरा फाइनल करें। नहीं, FA1 में ये फार्मूला इस तरह नहीं था, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ था वो, ये वाला फार्मूला नहीं था वो। ये शायद रेशोज में आया था, रेशोज में एक दफा आया था शायद। एक रेशोज में एक अलग ही फार्मूला बना हुआ था। टर्नओवर पे एसेट टर्नओवर रेशो, नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है वैसे ही, सेल है, ब्रैकेट में लिखना सही है नाम, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है। या चले एक सेकंड, नाम लिखने से पहले जरा सोच ली है क्या इसकी, एक दो फिगर से करता है, किसका रिलेशनशिप किससे एस्टेब्लिश किया जा रहा है? सेल्स का किसके साथ? तो ये बताएं आप जरा, एक मिनट सोच के मैं अपनी तरह अपने सामने फिगर निकालूं। ये हायर होना चाहिए लोअर, ये कोई अपनी इंडिविजुअल फिगर लिखे जरा। नहीं फिगर है कि टाइम्स में आंसर आ जाए। सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, हायर द बेटर लोअर द बेटर। सेल ज्यादा होनी चाहिए, नहीं ठीक है। वर्किंग कैपिटल असल में सेल जो है, चीजों बनाएंगे बेचेंगे, डेटर्स भी उसी में है। बिजनेस एक्टिविटी असल में वर्किंग कैपिटल बिजनेस एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। चीजें खरीदी बनाई, खरीदी बनाई पड़ी हैं, कैश पड़ा है, बिजनेस ऑपरेशंस। तो सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। एक मिनट, ये फिगर्स लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ए है, कंपनी बी है। एक मिनट पहले फिगर सोच लें जरा, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं फिगर, थोड़ी करके बड़ी कर लेते हैं। 200 मिलियन वर्किंग कैपिटल एज सपोज 20 मिलियन। टाइम्स में आंसर आना जी इसका, 10 टाइम्स में। क्या चीज किसका कितने टाइम्स है? सेल्स इज 10 टाइम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 मिलियन और देखें, कंपैरिजन करें, बताएं कंपनी ए बेहतर है बी? असल में वर्किंग कैपिटल, अब आई होप के जहन में आ गया, वर्किंग कैपिटल वो फंड्स हैं जो रिक्वायर्ड है। तो क्या कम वर्किंग कैपिटल के गेंस ज्यादा सेल, या ज्यादा वर्किंग कैपिटल के गेंस थोड़ी सी सेल? मेरा ख्याल हायर द बेटर है, हायर द बेटर या लोअर द बेटर? हायर द बेटर का मीनिंग क्या होगा? एक सेंटेंस लिख लें, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ही आता ना, ये 200 बटा 2। सेल्स आर 10 टाइम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। जी जी, 1 सेकेंड, सेल्स की वजह से, ज्यादा एक्टिविटी की वजह से, बेस कम होने की वजह से। सेल्स आर 10 टाइम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। नहीं बोली ना, वो जो अभी बात हुई है बीच में, ये बेस कम होने की वजह से नहीं, सेल ज्यादा होने की वजह से शायद इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। क्या ज्यादा होने की वजह से आंसर टाइम में बेहतर है, सेल ज्यादा होने की वजह से? ठीक है, 4 टाइम्स बता देंगे, 4 टाइम्स क्या है? पर इससे तो समझ आता है ना, 4 टाइम्स 10 टाइम्स। क्या ज्यादा सेल या कम सेल? कम वर्किंग कैपिटल से ज्यादा सेल। 10/1 है ना, हर रुपये वर्किंग कैपिटल से 10 रुपये ऑफ सेल, और इधर 4/1 है, हर 1 रुपये
इन्वेंट वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट 4 रुपए की सेल, क्या बेहतर है? कम से कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा सेल। इसकी जरा इंटरप्रिटेशन पढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ में। बाल को इतना ज्यादा इसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ बीच में शायद। दिस इज बिकॉज इट माइट बी अज्यूम दैट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, should be proportional to the value of annual sale. There should be certain amount of working capital to support. हमारे लिए इसके साथ लिख लेना मैं, higher the better, lower the better? Higher the better because of more sale. और एक मैंने पेज दिया था आप लोगों को, वो स्टेपल लगा लीजिएगा इसका फर्स्ट पेज के साथ। रेशियोज तो तकरीबन वही है, एक्सप्लेनेशंस काफी बीच में आती रहेंगी। सॉरी, इसको उसमें बल्कि अगर लिखना तो इसमें, इसको भी उसके अंदर ऐड करना, या इसको वैसे कम से कम हाईलाइट कर लें, दोबारा इस पर नजर पड़ जाए। अब कहाँ तक आपने हमने पढ़ लिया हुआ ये पेज नंबर 216 से हो गया ना, तो आज जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकली और पूरा कर लें। ये पेज नंबर 223 तक आ गए थे, 225 तक आए। चलिए आज फिर 227 से ऑनवर्ड रखें, 227 से लेके तो 30 तक चले जाएंगे। कितनी देर लगती है इस काम में? लगाया नहीं टाइम, अभी कह नहीं सकते कुछ। ये बात फ्लक्चुएटिंग है बीच में, मेरा नहीं ख्याल ये भाई ने सही कहा, 10-15 मिनट ज्यादा तो नहीं लगते। डेफिनेटली इस वक्त अभी आप याद नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट चलें, लेकिन पहले 10-15 मिनट का ये मतलब बस सरसरी सा भी ना पड़े, कम से कम अगर कोई जहन में सवाल आए तो उसे दोबारा सोच के फाइनल करें। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सब। कितने 30 मिनट्स 1 मिनट लगता है, हर एक का अपना अपना। नहीं अभी मेरा ख्याल है कर लें, मैं नेक्स्ट वीक से शुरू कीजिएगा, नेक्स्ट वीक से दोबारा टाइम वेरी मनी बजटिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई नहीं, एक वीक जरा एक दो दिन रिलैक्स कर लें। जिन हजरात के पिछले लेक्चर्स रहते हैं शायद वो हमारे साथ मिलना चाहते होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये जरा पेज ऊपर वाला देखो, इधर रखो ट्रिपल दो। है क्या सर? ये व्हाट्सएप वगैरह बना के रख लेना अपने पास, इधर कॉल भी बस ठीक हो, बाद में खोल।